हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का डिमांड काफी आ रहा था आप लोगों की तरफ से, तो मैं लेके हाजिर हूं, आ चुका हूं आप लोगों के समक्ष। देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आज जो क्वेश्चन एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, ये पेपर नंबर 5 का है ना। तो ये जो सीरीज होने वाला है, देखिए डिफरेंट पार्ट्स में होगा। मतलब इसके 5-6 वीडियोस बनेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम लोग करेंगे। और जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, जो लेटेस्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस पैटर्न होना है, उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रखे हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष। ओके, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या मुझे प्रिपरेशन की जरूरत है या नहीं है ना। बहुत आइडिया आपको आज हो जाएगा। तो ये एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है, तो देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और सिविल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, अभी तक आपका जनरल इंजीनियरिंग चल रहा था क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, अपने लक्ष्य बैच के अंदर। अब जो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, वो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी क्या मतलब, अब 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे सारा सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक्स भी। ओके, क्योंकि अब घमासान करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए पेपर 5 का है ये सब, है ना। तो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड? इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानिस मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड। देखिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कानी मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड भी एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट मेथड ही है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सा नहीं रहा फिर? कॉलम एनालॉजी मेथड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं, है ना। आप वो देखिए, एग्जांपल फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने इन सब चीजों को पहले से भी बहुत प्यार से पढ़ा रखा है। बाकी आपका जो बैच है उसमें तो नया क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस होगा, जिसमें और बेहतरीन तरीके से इन डेप्थ जाते हुए, है ना, हम लोग पढ़ाई करेंगे। नोट्स आपको प्रॉपर उपलब्ध होगी, अभी तक जैसे उपलब्ध होते आ रही थी उसी तरीके से नोट्स आपको उपलब्ध होगी। ओके, मजे करिए। देखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड एग्जांपल देख लीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे फोर्स मेथड के अंदर देखिए कॉलम एनालॉजी है। तो कॉलम एनालॉजी मेथड इज ए टाइप ऑफ फोर्स मेथड। फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, या फिर कास्टिग्लियानोस थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क हो गया, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ये सभी फोर्स मेथड है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा आपका स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सबको तो डिटेल में हम लोग पढ़ाई करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। तो देखिए, हमको लगता होगा कि अरे सर, हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है वो ऊपर ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर ऊपर तैयारी आप कर लेंगे, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा आपको। तैयारी हमको इन डेप्थ ही करना है। कभी कभी क्वेश्चन मतलब फ्रॉम प्रोसीड्यूर पूछ लेता है, घुमा अंदर जाके पूछ लेता है। तो तैयारी तो हमको इन डेप्थ ही करना है, चीजों को मतलब सारा ही चीज लगभग समझना है। ओके, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, हम कन्वेंशनल क्वेश्चन को डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन समझनी है सब कुछ। समझ रहे बात को? ओके, सो लिखिए, लिखना है या फिर देख लीजिए, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। कानी मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम 1। तो ये सारे हैं आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉलम एनालॉजी मेथड, क्योंकि ये एक तरीके का फोर्स मेथड है। दिस इज फोर्स मेथड। क्लियर? अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करिए। ये आपका है स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स वाले टॉपिक से। देखिए, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड्स स्ट्रक्चर एनालिसिस में कौन ही पढ़ाता है? मैं पढ़ा के रखा हूं भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। ओके, मैं मेरा वीडियो देख सकते हो, पुराना वीडियो कुछ कुछ पढ़ा भी होगा चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज भी हम लोग कवर किए थे, आज नहीं, 2017-18 में कवर किए थे। ओके, बहुत डिटेल में, वो भी ईएससी लेवल के लिए। वेल बताइए क्या होगा, मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मैं साइड आ जाता हूं थोड़ा सा। देखिए, select the correct statement. Flexibility matrix is a rectangular symmetrical matrix. Stiffness matrix is a symmetrical triangular नहीं, is a triangular symmetrical matrix. Oh my god, both A and B, है ना, और none of the above. तो what will be the answer? सीधा सीधा none of the above। क्यों? अरे
ना तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होती है ना ट्रायंगुलर होती है स्क्वायर। कैसा? स्क्वायर। ठीक है, सिमेट्रिकल होती है डेफिनेटली। सिमेट्रिकल वर्ड इन लोगों ने सही यूज किया है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर गलत लगा दिया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का अगर हम बात कर लें या फिर हम स्टिफनेस मैट्रिक्स का बात कर लें, दोनों ही मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिकल। क्लियर? तो व्हाट विल बी द आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी डी, नन ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका आरसीसी का क्वेश्चन है। आरसीसी का द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, ये तो मुंह पे रटा हुआ डेफिनेशन होना चाहिए, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉल। सीधी, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉल। अभी देखिए, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, यहां पे दो तरीके का क्वेश्चन पूछे जाता है, मतलब दो तरीके से। एक तो सीधा सीधा कोडल प्रोविजंस हो गया, जैसे ये आपका बेसिक डेफिनेशन में कोड में डिफाइंड है, और कंक्रीट से रिलेटेड या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोडल प्रोविजंस वगैरह, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कुछ कुछ प्रोविजंस वगैरह पूछ लेंगे, है ना। प्रोविजंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे हम मेजर फोकस रखेंगे, किसमें? स्टील और इसमें आरसीसी में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ना अपने को, वो भी है सिलेबस में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। वो आरसीसी का देखिए लिमिट स्टेट मेथड जो है, ये यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा। एलएसएम, क्योंकि एलएसएम ट्रेंड में है, लेटेस्ट टाइप ऑफ मेथड है, तो यहां से सबसे अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट डब्ल्यूएसएम के भी कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने हैं, जैसे न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैलकुलेशन हो गया, या फिर मॉडुलर रेशियो हो गया, मतलब कुछ कुछ माइनर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। और एलएसएम और डब्ल्यूएसएम का जहां पे कॉमन डेटा है, वो कॉमन डेटा तो हमको ध्यान रखना ही रखना है। कभी डब्ल्यूएसएम से पूछ लेगा, कभी एलएसएम से पूछ लेगा। सो मोटा मोटी आप समझ गए ना क्वेश्चन का कंपोजिशन कैसे होने वाला है। तो बहुत सारा डेटा हमको पढ़ना होगा इन सब्जेक्ट के अंदर, आरसीसी में और स्टील में, और वो हमको याद रखना होगा, बारंबार हमें रिवीजन करनी होगी। तो हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे उसी तरीके से ये क्लास नोट्स आपको बिल्डअप करवाएंगे और उसी तरीके से रिवीजन भी करवाएंगे, सो दैट आपको ये सारी चीज मतलब हरदम एनी टाइम याद रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मेरे को गायब होना होगा। देखो, ये अगेन वही फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स का है। तो जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का मैंने क्या बोला, प्रोसीड्यूर से भी पूछ लेगा, तो यही पूछा है टू जनरेट द जेथ कॉलम। मान लो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो कोई मैट्रिक्स मतलब क्या, उसमें कॉलम एंड रोस होते हैं। तो मान लो जे कॉलम को हमको डेवलप करना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे? हाउ टू डेवलप इट, हम क्या करेंगे? तो देखिए आप, अच्छा इससे पहले देखें, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड किस तरीके का मेथड है? एक तरीके का फोर्स मेथड है ना। तो फोर्स मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी फोर्स मेथड होता है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सुनिए इसका एनालिसिस का प्रोसेस बताता हूं। हम यूनिट फोर्स लगाया करेंगे। क्या लगाया करेंगे? सिंगल यूनिट ऑफ फोर्स, एक यूनिट फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए, या फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर मान लो न्यूमेरिकल टाइप का आ गया, या फिर मान लो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे दिया कोई स्ट्रक्चर का और पूछ रहा है इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, या स्टिफनेस मैट्रिक्स कौन सा करेक्ट होगा, ये भी पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो इसके लिए आपको सोम क्लियर होना चाहिए, और सोम का क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, क्योंकि वहीं से ये सारे बेसिक्स उठ के आते हैं इन मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर, जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है ना। तो फोर्स मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे, यूनिट फोर्स लगाएंगे, और उस यूनिट फोर्स के रिलेटेड जितने भी जो भी अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, वहां पर क्या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे क्या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही चीज हम एंटर कर देंगे वो कॉलम में, तो वो जेथ कॉलम आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का। सेम चीज हम स्टिफनेस मैट्रिक्स में करते हैं, क्या, जेथ कॉलम निकालनी है मान लो, तो उस कॉलम पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। उस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण देखो अलग अलग सपोर्ट्स होंगे, सब कुछ होंगे, तो अगर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट लोकेशंस पे फोर्स जनरेट होंगे, रिएक्शंस जनरेट होंगे। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के कारण कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना रिएक्शंस जनरेट हो रहा है, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं मतलब मैट्रिक्स के अंदर, तो वो स्टिफनेस मैट्रिक्स का पार्ट होता है।
समझ में आ रहा है? इस तरीके से समझिए, अगर यूनिट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो और बाकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्स मेथड, यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करके एनालिसिस कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्लियर, सिंपल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जेथ कॉलम अगर हमको ऑब्टेन करना है किसका, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, तो हमको क्या करना है, देखिए बहुत गर्मी है, जस्ट ए मिनट, बहुत गर्मी है। अगर हमको जेथ कॉलम डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे, ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड फोर्सेस आर कैलकुलेटेड ना, a unit displacement now a unit force is applied at coordinate j and displacement are calculated at all coordinates, so option number 2 will be correct। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, है ना। फोर्स मेथड में हम यूनिट फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट्स जहां जहां जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमने असाइन कर रखे हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट्स कितने हो रहे हैं उन कोऑर्डिनेट के डायरेक्शंस में, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से जेथ कॉलम आ जाएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का। तो ये उसका सोल्यूशन है। बाकी देखिए सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट नोट भी इसका दे रहा हूं, देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है, इसी को हम इक्विलिब्रियम मेथड भी कहते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम मेथड आपका यहाँ पे था, कहां पर, यहाँ पे लिखा हुआ था ना इक्विलिब्रियम मेथड, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ही है जो कि एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट मेथड है। देख लो भाई, है ना, इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इक्विलिब्रियम मेथड, इक्विलिब्रियम ब्रियम मेथड नाम है, यही सब चीज कंफ्यूज करता है। तो देखिए इट इज सुटेबल इफ, अच्छा ये वाला एक चैप्टर है अलग अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस में, डीके एंड डीएस कैलकुलेशन, डीके एंड डीएस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ओके, यहां से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अब देखिए तो सुनिए यहां पे देखिए लास्ट में, टू जनरेट जेथ कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ए यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड एट ऑल अदर कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे यूनिट फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया सभी कोऑर्डिनेट में टू गेट दी जेथ कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, उसी तरह से जेथ कॉलम ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स चाहिए तो यूनिट displacement is applied at jth coordinate and all forces developing in all other coordinates are calculated। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है इसको हम कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ये नाम वगैरह, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है तो आगे भी आएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनिए ये देखो थ्री मोमेंट थ्योरम से ये क्वेश्चन है, व्हाइल यूजिंग थ्री मोमेंट इक्वेशन ए फिक्स्ड एंड ऑफ ए कंटीन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय ए एडिशनल स्पैन ऑफ। देखिए थ्री मोमेंट थ्योरम ये सब स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है, तो आप देख रहे हैं किस किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो लेंथ, एन एडिशनल स्पैन ऑफ जीरो लेंथ। ओके, थ्री मोमेंट थ्योरम जो है ये बेसिकली डिफाइंड होता है आपका किस तरीके के मेंबर के लिए, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस बीम के लिए। इट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस बीम। कौन सा, ये क्लैपेरियन थ्योरम या फिर थ्री मोमेंट थ्योरम, ठीक है, ओके, जो कि डिराइव किया गया है यूजिंग मोहर्स फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट थ्योरम्स। ये ध्यान रखिएगा, ये सारा सारा अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। Kepler's theorem of three moment equation is derived using Mohr's first and second moment theorem. This theorem can be comfortably used for simply supported and continuous beam even when there is a support settlement. Support settlement होने के बावजूद भी हम इन मेथड्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू फिक्स सपोर्ट, लेकिन अगर आपको फिक्स सपोर्ट के केस में इन मेथड को अप्लाई करना है, थ्री मोमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे आपको एज्यूम करने होंगे। ये एजम्पशंस है ना, ये एजम्पशंस आप लेंगे तब जाके ये जो मेथड है ना, आप अप्लाई कर पाओगे इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट्स। तो ये सारा एनालिसिस हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में वैसे भी करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एजम्पशंस लेना है, देखिए हम एज्यूम लेंगे इमेजिनरी लेंथ जीरो लेंथ का, ठीक, उसके बाद इन्फिनाइट स्टिफनेस एज्यूम करेंगे,
रिप्लेसिंग फिक्स्ड एंड विथ सिंपली सपोर्टेड एंड। फिक्स्ड एंड को किससे रिप्लेस करेंगे? सिंपली सपोर्टेड एंड से। उसका स्टिफनेस को इन्फिनाइट एज्यूम करेंगे, प्लस इमेजिनरी लेंथ का वो सपोर्ट होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। फिर जाके एनालिसिस आप कर पाओगे बाय यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम। क्लियर है? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को आंसर करिए। The moment area method is not suitable for which type of beam? किस इनमें से कौन से बीम के लिए मोमेंट एरिया मेथड सुटेबल नहीं है? मोमेंट एरिया मेथड सोम में अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा इससे पहले अगर स्टडी कर रखे हैं कहीं पर भी, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप देख रहे होंगे मोमेंट एरिया मेथड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका सीजी वगैरह निकालते हैं, उस तरह इक्वेशन लिखते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा वाला इक्वेशन, वही है मोमेंट एरिया मेथड। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एनालिसिस दोनों हम करते हैं बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। तो कंटीन्यूअस बीम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन लिखना पड़ जाएगा और बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो ये हमें उस तरीके के मेंबर के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड मेथड्स हैं। हम उसको क्यों ना यूज करें? क्यों हम मोमेंट एरिया मेथड यूज करने को जाए? समझ रहे हो बात को? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉन्टिन्यूअस बीम, है ना, कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी आपके एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और देखिए, और क्वेश्चन सभी करेंगे। देखिए, ये सर्वे का क्वेश्चन आ गया। देखो, सर्वे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जामिनेशंस में कि ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रीफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज। क्यों? देखो यार, ट्रू मेरिडियन हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन मतलब समझ रहे हो ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम होल ये बियरिंग वगैरह मेजर करते हैं, होल सर्कल बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग्स वगैरह लेते हैं। तो ट्रू मेरिडियन को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, बट मैग्नेटिक मेरिडियन डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से, लोकल अट्रैक्शंस के इफेक्ट के कारण वो चेंज होती रहती है, उसका पोजीशन बदलते रहता है। डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सर्वे के अंदर। सो ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट रहता है, इसलिए ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, ट्रू मेरिडियन को एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हुए बियरिंग मेजर करना आसान होता है, अच्छा होता है। क्लियर है? हम जनरली उसी को रेफरेंस लेते हैं, किसको? ट्रू मेरिडियन, बिकॉज दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है बोल के कौन बोल रहा है? हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं, ये सर्वे का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को करो। बहुत सिंपल, ये आपका आरसीसी का कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन हो गया। आरसीसी के अंदर कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है। ठीक, कोडल प्रोविजन है सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। ये देखिए, फॉर्मूला पूछ रहा है ना, कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है। दे आर आस्किंग यू फॉर्मूलास। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं करवाया, फॉर्मूला पूछ लेता है। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो वो कैलकुलेशंस भी करवाएंगे। एक्सयू का वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, या फिर एएसटी कैलकुलेट करवा के बोलेंगे, या फिर स्पेसिंग निकाल के बता दो भैया, कुछ भी कैलकुलेशन भी करवाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। सोम स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव टाइप के भी आ रखे हैं। हम पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसमें आप देखिएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं जिसमें आपको सोल्यूशन करना होगा, पेन चलाना होगा। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज पहला पार्ट था, इसलिए थोड़ा लाइट मोड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। करेक्ट करते चलिएगा। देखिए, अगर मैं कहीं गलती कर दूं तो आप कमेंट करिएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर होगा ये, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर होगा ये, है ना। करेक्ट करते हुए भी चलिएगा और कमेंट करते हुए चलिए। जैसे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ला रहा हूं, आप फटाफट कमेंट भी कर दीजिए अगर देख रहे हैं, है ना, करेंटली। ओके, क्योंकि मैं तुरंत तो आंसर नहीं बता दे रहा हूं ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को करो। इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140, अच्छा, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन। देखो, ये डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। क्या बोला? लिमिट स्टेट मेथड तो है, लेकिन डब्ल्यूएसएम मेथड चाहिए। अब यहां पे सीधा सीधा ये वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, है ना। डी क्या है? स्मॉल डी आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला देता हूं। ओके, तो देखिए, एक्चुअल लिमिटिंग जो हम पढ़ते हैं ना, उसको आप समथिंग ऐसे लिखिए, के इंटू डी। जैसा एलएसएम में हम पढ़ते हैं 0.53 डी, 48 डी, हाँ, उसी तरीके से आप समझिए कि डब्ल्यूएसएम में भी ये फॉर्मूला है।
लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ना, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस सेक्शन, ठीक है, उससे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो नहीं सकती, क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअल लिमिटिंग इज इक्वल टू के इंटू डी, आप यही समझिए, जहां पे के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, के इज योर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, m इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एसटी प्लस m इंटू सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा सीबीसी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा एसटी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, क्या होगा, टेंसाइल, है ना, इन टेंशन, ओके। तो सिग्मा एसटी का वैल्यू आपको दे रखा है, अब सिग्मा सीबीसी का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसको कैसे एलिमिनेट करें, m का वैल्यू वहां पे है, दोनों के साथ m मल्टीप्लाई किया गया है, तो m मतलब क्या, मॉड्यूलर रेशियो, है ना, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो का आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, देखो ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉड्यूलर रेशियो भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे रखा है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी, है ना, 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी, तो आप मॉड्यूलर रेशियो m के जगह मतलब वो k वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए m को, ठीक है, m का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये सिग्मा सीबीसी डिनोमिनेटर में है ना, तो वो उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो ये पूरा इक्वेशन जो रह जाएगा k इन टर्म्स ऑफ रह जाएगा सिग्मा एसटी, किस टर्म में, सिग्मा एसटी। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा एसटी का कितना आया 140, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो फैक्टर निकल के आएगी किसका, k का, 0.48 निकल के आएगा। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना हो गया, एक्चुअल लिमिटिंग विल बी सॉरी 0.4 निकल के आएगा, 0.4 इंटू डी, कैलकुलेशन करिए, तो इट विल बिकम 0.4 इंटू डी। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.4 इंटू डी, क्या समझे, है ना, प्रोसेस आपको बता दिया, चेक करो कैलकुलेट करके, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट ये करिए, इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज क्या, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, नहीं यार, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, नहीं कंक्रीट का तो कंक्रीट भी हाई स्ट्रेंथ ही हम यूज करते हैं, ठीक है, कंक्रीट भी हाई स्ट्रेंथ ही यूज करते हैं, लेकिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, स्ट्रैंड्स, केवल कुछ ना कुछ इनको मेंशन करना चाहिए था, वो मेंशन नहीं किए, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील या फिर वायर या फिर केबल्स, है ना, स्ट्रैंड्स लिख लो, स्ट्रैंड्स, STRANDS, इसको कंप्लीट करते हैं, उनके तरफ से गलती हो गया कोई बात नहीं, हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा कॉमन सेंस को यूज करके आप टिक लगा दीजिएगा, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रैंड, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग करना है ना, तो हम केबल को लगाते हैं, तो केबल में पहले केबल में टेंशन अप्लाई करना होता है, वो केबल में जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं तो उस टेंशन के कारण कंक्रीट कंप्रेस होती है, तो वही है प्री स्ट्रेस, जो मतलब जहां पर भी आपका कंक्रीट उस पर्टिकुलर मेंबर को आपको प्लेस करना है, वहां प्लेस करने से पहले आपने उसमें कुछ कंप्रेशन प्रोवाइड कर दिया है, प्री स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया है, इसका पूरा मीठा सा बहुत अच्छा सा प्यारा सा एनालिसिस है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, है ना, हमने जो पुराना पढ़ा रखा है वो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर होगा फ्रीली अवेलेबल, जो नया पढ़ाएंगे वो आने वाला है, ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन को करो, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द डैश ऑफ कंक्रीट इज इट्स परमिएबिलिटी टू द इंग्रेस ऑफ वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट एंड अदर पोटेंशियली डेलिटेरियस सब्सटेंसेस। देखिए सुटेबिलिटी, टर्म पढ़ो, सुटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या, ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ मतलब ड्यूरेबिलिटी, है ना, कि समय के साथ मतलब ये सब चीज अगर कंक्रीट के अंदर जाएगा, हो सकता है उस कारण से कंक्रीट खराब हो जाए, तो उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए कंक्रीट का, तो ये सभी चीजें ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो देखिए कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस में भी सॉल्व हो जाएंगे, ओके, तो ये कोडल प्रोविजन सी है,
या फिर आप कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, ये कोडल प्रोविजंस नहीं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है। ये देखो, ये कोडल प्रोविजन से रिलेटेड है कि द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन व्हाट, शैल नॉट बी लेस देन 12 mm। मेन लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कॉलम के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट उनका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? यार कॉलम है वो पूरा स्ट्रक्चर का लोड को कैरी कर रहा है, नीचे फाउंडेशन तक उसको पहुंचाना है, फिर ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हैवी लोडिंग आ रही है उस पर। तो सरिया का अगर डायमीटर कम होगा तो प्रॉब्लम है ना। तो ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है, कोड के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला देखो, देखो ये सॉइल का क्वेश्चन आ गया। ये पेपर 5 में आपका सॉइल भी आता है ना, सॉइल सर्वे स्ट्रक्चर वगैरह। तो सॉइल का क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोमीटर एनालिसिस, देखिए अब जो नहीं पढ़ा, ठीक है, क्यों? हाइड्रोमीटर एनालिसिस एक लेंथी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, हमको बोरिंग लगता। क्यों बोरिंग लग? अरे यार सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे, क्या हाइड्रोमीटर पिपेट मेथड बीच में घुसा रहे हो, हाइड्रोमीटर घुसा रहे हो, ये सब सबको पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें पिपेट और हाइड्रोमीटर को समझने में, और जल्दी आसानी से किसी दिमाग में घुसता नहीं है। मैंने पढ़ा रखा है, आप चेक कर सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ा रखा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये सब कितना याद रखोगे? अगर एक बार हम समझे हुए हैं चीजों को, तो ऑटोमेटिकली मतलब करेक्ट आंसर हम लोग दे पा रहे होंगे, है ना। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है दोस्त, मैं यही बोलूंगा हमेशा। जब भी तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को, समझिए अच्छे से, तो आंसर आप राइट वे में कर पाएंगे। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप सब्जेक्ट पढ़े हुए, सब्जेक्ट को समझे हुए हो, तो करेक्ट वे में आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, हाइड्रोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जो कि जैसे सॉइल सस्पेंशन है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के देगा, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने में हाइड्रोमीटर का यूज होता है। या फिर जैसे यहाँ पे हम सॉइल सस्पेंशन यूज करते हैं हाइड्रोमीटर में एज ए सैंपल, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ये निकाल के देगा। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तीन अलग अलग तरीके का करेक्शन होता है। एक होता है मेनिस्कस करेक्शन, दूसरा होता है टेम्परेचर करेक्शन, तीसरा होता है ये वो जो ये डिस्पर्सिंग एजेंट वाला करेक्शन ये बता रहा है ये। तो यहाँ पे मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्पर्सिंग एजेंट वाला करेक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिस्कस में पॉजिटिव ढूंढो और डिस्पर्सिंग एजेंट में नेगेटिव ढूंढो। तो बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एडिटिव नहीं, both meniscus correction and dispersing agent subtract no, meniscus correction is no, meniscus correction is additive, dispersing बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है। इफ थिकनेस, क्या बोल रहा है? इफ थिकनेस इज स्मॉल, मतलब देखो तीन डायमेंशन होता है ना, क्या होता है? लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। तो थिकनेस काफी कम है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, तो इस तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर को हम क्या बोलेंगे? अरे जोन 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 सा डायमेंशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दो डायमेंशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसको 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे ना, है ना। 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, थिकनेस कम है, लेंथ विड्थ ज्यादा है, 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि ये फुटिंग का एनालिसिस वगैरह हम अगर करते हैं, मान लो या स्लैब का एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो इसका लेंथ भी सफिशियंट है और विड्थ भी सफिशियंट है। 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ना, बीम वगैरह को हम एज ए मतलब वन डायमेंशनल, क्योंकि उसका लेंथ वगैरह ज्यादा होता है ना, ऐसे कंसिडर करके एनालिसिस करते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2D, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर पूछा है, ठीक है, 2D। नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्ट्रेस इज, क्या बोल रहा है यार? द इफेक्टिव स्ट्रेस इज an abstract quantity equal to pore pressure equal to total stress, none of the above। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ, हीरो, ठीक है, सॉइल का हीरो मतलब सॉइल सॉलिड का स्ट्रेंथ, तो सिग्मा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो
ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू पोर प्रेशर होगा नहीं। इक्वल टू टोटल स्ट्रेस हो सकता है एट सम स्पेसिफिक कंडीशन, कब, जब वहां पे पोर प्रेशर ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ चीज ये मेंशन किया नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव भी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। अब वो आंसर क्या छिपा हुआ है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर। एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि समझो पोर प्रेशर को हमको मेजर करना है, मान लो क्या करता है, बोला तो प्रेशर है ना यार, किसी भी लेवल पे पीजोमीटर वगैरह लगा दो, उसमें कितना लेवल तक पानी चढ़ गया, वो हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो राइज हो रही है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम बाई अप्लाइंग द पास्कल लॉ वगैरह जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं इजीली। ठीक, प्रेशर मेजर किया जा सकता है। टोटल स्ट्रेस ये भी मेजर किया जा सकता है, जस्ट ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप मेजर कर लेंगे, उसका वेट हमको देखना होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि सॉइल सॉलिड का स्ट्रेंथ है, वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, नहीं होता, वी कांट मेजर इट डायरेक्टली, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट वे में मेजर करना होता है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इसलिए इस तरीके के क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर ना कर पाए, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? जानते थे ये चीज? एग्जाम ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रखा है ना, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ओएसएससी जेई एक एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हम उनके उसके लिए भी पढ़ा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन घूमते रहता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये सॉइल मैकेनिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन देख लो भैया, सॉल्व कर लो। द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है दोस्त? बोल रहा है देखो, ये मान लो स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये आपका स्विमिंग पूल का टॉप लेवल है, तो 10 मीटर नीचे आ जाइए, मान लो स्विमिंग पूल बहुत गहरा है, तो हम चलो 10 से मीटर आ गए, तो इस लोकेशन पे सॉइल तो नहीं है ना, ऐसा तो बोल नहीं रहे, तो स्विमिंग पूल है, तो यहाँ मिट्टी कहां से आ गया, सॉइल सॉलिड किधर से आ गया? सॉइल सॉलिड है? सॉइल सॉलिड है? सॉइल सॉलिड है? नहीं है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सॉइल का स्ट्रेंथ। तो सॉइल है ही नहीं, तो सॉइल का स्ट्रेंथ क्या बताएंगे? जीरो, है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है? द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस, पहले टोटल का बताना है, इफेक्टिव का बताना है, रेस्पेक्टिवली में है ना। तो देखो नेक्स्ट सेकंड में जीरो वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, टोटल कितना? अब ये देखो टोटल हम कैसे निकालेंगे? टोटल स्ट्रेस जस्ट वेट ऑफ वाटर ही तो है, तो 10 इंटू 10 ले लो, यूनिट वेट कितना होता है वाटर का? 10, है ना, तो 10 इंटू 10 100 हो गया गुरु, तो यही है ना, 100 एंड 0, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस है ना, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि अपना जो क्वेश्चन का लेवल है वो कुछ ऐसे छोटू मोटू लेवल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अपने बीपीएससी ए में भी बहुत अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो लाइट वेटेड क्वेश्चंस में लेके आया था आज पार्ट 1 में, आप ऐसा समझो। ठीक, अब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट्स लेके आऊंगा तो उसमें आप देखिएगा कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस आप देखे भी ना हो, उसके बारे में सुने भी ना हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चंस भी पूछे गए, है ना। आप कितना भी पढ़ लिए हो अभी, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन को एक ना एक बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो ही जाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं, वो भी क्या, ये तो मैं पेपर 5 का लेके आ रहा हूँ, पेपर 6 से अभी उसमें और, है ना, पूरा समझ रहे कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन, ये जो सेशन हम लोगों ने लिया है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग कंप्लीट प्रिपरेशंस फॉर योर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस, देखिए एग्जामिनेशंस जब आए ना आए, वो ना आए का तो सवाल ही नहीं है, वो तो एग्जामिनेशंस होना ही है, वो होगा, तो हमें उससे पहले तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन वी कैन सपोर्ट यू इन योर प्रिपरेशंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।